आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी खौफनाक सच्चाई पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी वित्तीय सुरक्षा से जुड़ी है। जरा सोचिए, बिना किसी ओटीपी, बिना एटीएम कार्ड और बिना किसी संदिग्ध फोन कॉल के ही बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाएं। ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक और बेहद गंभीर साइबर खतरा है जो हमारे आसपास लगातार बढ़ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। असंभव चोरी, जहां ना कोई ओटीपी है, ना कोई एटीएम और ना ही कोई कॉल। साइबर अपराध के इस डार्क वर्ल्ड में गहराई से उतरने के लिए चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि फोन बिल्कुल पास में है, सिम कार्ड एकदम सुरक्षित है और एटीएम कार्ड भी जेब में ही रखा है। किसी ने कोई ओटीपी नहीं मांगा और फिर भी अचानक बैंक खाते से 25,000 रुपए गायब हो जाते हैं। है ना चौंकाने वाली बात? जब बैंक अकाउंट पर पूरा नियंत्रण था तो आखिर उसे खाली किसने किया? और सबसे बड़ा सवाल, ये किया कैसे गया? आइए बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, एईपीएस को समझना। क्या यह सिर्फ एक सुविधा है या कोई बहुत बड़ी भेद्यता? इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस सिस्टम को समझना होगा जिसका फायदा ये अपराधी उठा रहे हैं। इसे एईपीएस यानी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। मजे की बात यह है कि एईपीएस को मूल रूप से वित्तीय समावेशन के एक बहुत ही शानदार टूल के रूप में डिजाइन किया गया था। सोचिए, उन करोड़ों लोगों के लिए ये कितना क्रांतिकारी कदम था जिनके पास न तो स्मार्टफोन है और ना ही वे इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना जानते हैं। मकसद एकदम साफ था, बैंकिंग को हर किसी की पहुंच में लाना। यह सिस्टम बहुत ही सरल 3 चरण की प्रक्रिया पर काम करता है। बस अपना आधार नंबर दर्ज किया, फिंगरप्रिंट स्कैन किया और हो गई बैंकिंग सेवाएं चालू। इसका मुख्य उद्देश्य देश के अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी झंझट के बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना था। और सबसे दिलचस्प बात, इसी वजह से इस पूरी प्रक्रिया में ओटीपी की जरूरत को पूरी तरह से हटा दिया गया। अब आते हैं भाग 3 पर, फिंगरप्रिंट का जाल, और देखते हैं कि बायोमेट्रिक्स कैसे चोरी होते हैं। यहीं से इस स्कैम का असली खेल शुरू होता है। अगर स्कैमर्स के पास किसी का आधार नंबर, बैंक अकाउंट और बायोमेट्रिक डेटा मौजूद है तो वे बिना किसी शोर शराबे के बहुत ही आसानी से पैसे निकाल सकते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, पासवर्ड को तो हम कभी भी आसानी से बदल या रीसेट कर सकते हैं, है ना? और ओटीपी भी कुछ ही मिनटों में एक्सपायर होकर बेकार हो जाते हैं। लेकिन फिंगरप्रिंट, वो तो स्थायी होते हैं ना। अगर उंगलियों के निशान एक बार लीक हो गए तो समझ लीजिए कि ये सुरक्षा जोखिम जीवन भर के लिए गले पड़ गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये फिंगरप्रिंट चोरी कैसे होते हैं? जवाब हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा है। इन्हें उन स्थानों से चुराया जा रहा है जहां बायोमेट्रिक सुरक्षा लगभग 0 के बराबर होती है, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर, सिम वेरिफिकेशन की दुकानें, लोन कैंप और ई-केवाईसी एजेंट। ये अपराधी इन जगहों से डेटा चुराने के लिए नकली सिलिकॉन फिंगरप्रिंट, मालवेयर या हैक किए गए उपकरणों का बड़ी ही चालाकी से उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, असुरक्षित लक्ष्य। वास्तव में इन अपराधियों के निशाने पर कौन है? ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि ये साइबर अपराधी अमीर या शहरी लोगों को नहीं, बल्कि एक बहुत ही विशिष्ट और डिजिटल रूप से कमजोर वर्ग को अपना शिकार बनाते हैं। ये जानबूझकर ग्रामीण आबादी, पेंशन भोगियों, मनरेगा श्रमिकों और जन धन खाता धारकों को निशाना बनाते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अक्सर इनके फोन पर एसएमएस अलर्ट की सुविधा चालू ही नहीं होती। कई बार तो खातों से पेंशन की पूरी रकम गायब हो जाती है और हफ्तों बाद पता चलता है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज हमारे सामने एक बहुत ही खतरनाक विरोधाभास खड़ा है। एक तरफ जहां बिलियन स्केल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है जिसने देश भर में डिजिटलीकरण को एकदम रॉकेट की रफ्तार दे दी है, वहीं दूसरी तरफ अगर जमीनी स्तर पर देखें तो वास्तविक डिजिटल साक्षरता अभी भी बेहद कम है। लोगों में जागरूकता की इसी भारी कमी ने अपराधियों को एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप साइबर अपराध में एकदम से भारी वृद्धि देखने को मिली है। अब नजर डालते हैं भाग 5 पर, डार्क इकोनॉमी यानी एक संगठित साइबर सिंडिकेट। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्कैम किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है। ये एक अत्यधिक संगठित अंडरवर्ल्ड अर्थव्यवस्था है। इसमें डेटा बेचने वालों से लेकर फर्जी केवाईसी ऑपरेटर, बिके हुए बैंकिंग संवाददाता और मालवेयर बनाने वाले हैकर तक सब के सब शामिल हैं। डार्क वेब पर तो आधार से जुड़े डेटा के पैकेट भारी मात्रा में सर्कुलेट हो रहे हैं। मतलब ये एक पूरी की पूरी सप्लाई चेन है जो इस अपराध को अंजाम देने के लिए एकदम मिलजुल कर काम करती है।
इस डार्क इकोनॉमी के इतने फलने फूलने का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है इनका कम जोखिम और उच्च इनाम वाला मॉडल। कमजोर स्थानीय कानून प्रवर्तन और ये दुखद सच्चाई के ग्रामीण पीड़ित अक्सर पुलिस स्टेशन या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बुरी तरह डरते हैं। यही चीजें अपराधियों के हौसले बुलंद करती हैं। बहुत ही कम मामलों में एफआईआर दर्ज हो पाती है, जिससे ये उनके लिए एक बेहद लाभदायक और सुरक्षित अपराध बन जाता है। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो दुनिया भर की बैंकिंग व्यवस्था आज बहुत आगे निकल चुकी है। वहां अब बिहेवियरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डायनामिक डिवाइस ऑथेंटिकेशन जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत भारत का एईपीएस इकोसिस्टम अभी भी काफी कम सुरक्षा वाले वातावरण में काम कर रहा है, जहां इन आधुनिक और मजबूत सुरक्षा उपायों की भारी कमी साफ साफ दिखाई देती है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से भाग 6 पर, खाते को सुरक्षित करना। आइए देखते हैं सुरक्षा के कुछ ठोस कदम। इस बढ़ते खतरे से बैंक खातों को बचाने के लिए तुरंत क्या किया जा सकता है? सरकार द्वारा सुझाई गई सबसे अहम कार्रवाई बहुत ही सीधी है। सबसे पहले यूआईडीआई के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। उसके बाद अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक करने का विकल्प चुनें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण नियम ये है कि इसे केवल तभी अस्थायी रूप से अनलॉक करें जब इसकी वास्तव में सख्त आवश्यकता हो। यकीन मानिए, ये एक छोटा सा कदम ही सबसे बड़ी सुरक्षा ढाल बन सकता है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए कुछ और आदतों को अपनाना होगा। किसी भी अनजान या संदिग्ध बायोमेट्रिक डिवाइस के इस्तेमाल से हर हाल में बचें। साथ ही एसएमएस अलर्ट को हमेशा सक्रिय रखें, नियमित रूप से बैंक खातों की जांच करते रहें और किसी भी संदिग्ध निकासी की स्थिति में बिना एक पल की भी देर किए तुरंत 1930 हेल्पलाइन पर कॉल करें। याद रखें, किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। आज के इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक डराने वाली लेकिन एकदम सच्ची बात पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। कहा जाता है कि भविष्य के युद्ध सीमाओं पर नहीं बल्कि डेटा, पहचान और बायोमेट्रिक्स पर होंगे। अगर हमारा समाज डिजिटल रूप से जागरूक नहीं होगा तो यही तकनीक हमें सशक्त बनाने के बजाय एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। तो सवाल ये है, क्या हम भविष्य के इन डेटा युद्धों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना ही होगा।